जिस तरह से आपको पता है हमारे पास ये रिएक्ट जेएस की लेक्चर सीरीज चल रही है और रिएक्ट जेएस के अंदर हम क्रड एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्रड एप्लीकेशन का आज ही हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है। ठीक है, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं अपडेट ऑपरेशन इन आवर क्रड ऐप। भाई देखो, ये हमारा पार्ट नंबर 4 है और प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मतलब प्रीवियस जो 3 पार्ट्स थे उसके अंदर हमने क्रिएट वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया, रीड वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया और डिलीट वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो आज हमारा लास्ट ऑपरेशन है, ठीक है, इस क्रड एप्लीकेशन के अंदर, जिसको हम कहते हैं अपडेट ऑपरेशन। तो अपडेट ऑपरेशन को कंप्लीट करने के बाद, इंप्लीमेंट करने के बाद हमारी ये जो क्रड एप्लीकेशन है रिएक्ट के अंदर ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। तो भाई मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस 3 लेक्चर्स नहीं देखे जिसके अंदर हमने इंसर्ट, डिलीट और रीड फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट किया था, तो पहले आप वो वाले लेक्चर्स देख लो, उसके बाद इस वाले लेक्चर के ऊपर आओ, क्योंकि ये हमारी क्रड एप्लीकेशन का लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई अब आते हैं और अपडेट ऑपरेशन को इंप्लीमेंट करते हैं अपनी क्रड एप्लीकेशन में। लेकिन अपडेट ऑपरेशन को बताने से पहले अगर मैं आपको ये बताऊं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर क्या काम किया था, उसका मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूं। यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारा रीड पेज है जहाँ पे हम सारा डेटा क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या काम कर लिया था, देखो मैं क्रिएट न्यू डेटा के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं अपना डेटा इंसर्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कहूँ डेटा इंसर्ट करता हूँ फरहान, ठीक है, और यहाँ पे डेटा डाल देता हूँ और यहाँ पे ईमेल डाल देता हूँ। ठीक है, देखो ये ईमेल आ गई और अब जैसे ही इसको सबमिट करूंगा तो ये हमें रीड पेज के ऊपर लेके जाएगा और यहाँ पे देखो फरहान का डेटा आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो इंसर्ट की फंक्शनैलिटी भी हो गई थी, रीड की फंक्शनैलिटी भी हो गई थी और डिलीट की फंक्शनैलिटी भी हो गई थी। डिलीट के अंदर हमने क्या काम किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, यहाँ पे देखो जैसे ही आप डिलीट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपसे कंफर्म मैसेज पूछेगा। ठीक है, मतलब देखो मैसेज क्या आ रहा है, आर यू श्योर टू डिलीट डेटा। अगर आप कैंसिल कर दोगे तो डेटा डिलीट नहीं होगा, लेकिन अगर आप डिलीट पे क्लिक करने के बाद ओके करोगे तो ये डेटा क्या हो जाएगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। देख रहे हो फरहान यहाँ से डिलीट हो गया। तो भाई देखो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे अपडेट फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, भाई देखो यहाँ पे आपको हर रो के आगे एडिट का बटन नजर आ रहा है। अब मैं कह रहा हूं, मैं जैसे ही एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं एक दूसरे पेज पे चला जाऊंगा जहां पे मुझे अपडेट फॉर्म नजर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि भाई जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो मैं कहां नेविगेट हो जाऊं, एक अपडेट के पेज पे नेविगेट हो जाऊं। तो यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो कंपोनेंट्स का फोल्डर आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल पे जाते हैं और अपनी इस फाइल का मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ edit.js। ठीक है, edit.js यहाँ पे आके हम एंटर करते हैं और यहाँ पे देखो अब मैं फंक्शन कंपोनेंट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ RFCE लिख के हम यहाँ पे एंटर करते हैं। तो देखो जैसे ही मैंने RFCE लिख के यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पे हमारे पास ये एडिट का पेज आ चुका है। तो देखो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक अपडेट का फॉर्म बनाना है। और भाई देखो अपडेट का फॉर्म वैसा ही नजर आएगा जैसा हमने क्रिएट का फॉर्म बनाया था। तो यहाँ पे आ जाओ, ये जो क्रिएट का फॉर्म आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ठीक है, क्रिएट पेज के अंदर। तो ये पूरा का पूरा फॉर्म मैं यहाँ से क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। ठीक है, और फॉर्म मैं कॉपी किस तरह से करूंगा, देखो ये जो हमारा फ्रेगमेंट्स है, ठीक है, फ्रेगमेंट ये पूरा का पूरा मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से लेके एंड तक ये पूरा का पूरा फ्रेगमेंट मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, और इसको मैं पेस्ट करूंगा कहाँ पे, अपनी ये जो एडिट वाला पेज है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैं रिटर्न के अंदर डिव हटाता हूँ और इसके अंदर ये पूरा का पूरा फ्रेगमेंट यहाँ पे पास कर लेता हूँ। और देखो ये जो चीज़ें थी जो हमने क्रिएट फॉर्म में लगाई थी इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। और भाई देखो इसके अंदर जो हमने इवेंट्स लगाए हुए थे ना, ठीक है, वो भी मैं इवेंट हटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो जिस तरह ही ऑन सबमिट पे आपको हैंडल सबमिट का इवेंट नजर आ रहा है, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और हमने अपने टेक्स्ट बॉक्सेस के ऊपर ऑन चेंज के इवेंट्स भी लगाए थे, ठीक है, तो उसको भी फिलहाल मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ। ठीक है, ये नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, नीचे आ जाओ, एज वाले टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर से भी मैं यहाँ से ये ऑन चेंज हटा देता हूँ। ठीक है, देखो ये ऑन चेंज यहाँ से भी हट गया। और अब आ जाओ नीचे। ठीक है, लास्ट रह गया हमारे पास ईमेल। तो ईमेल वाले टेक्स्ट बॉक्स से भी मैं क्या करता हूँ, ये ऑन चेंज यहाँ से फिलहाल हटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप इसको हटाओगे नहीं तो ये एरर्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे फिलहाल इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, और देखो इसके अंदर मैं जहाँ जहाँ क्रिएट लिखा हुआ है, ठीक है, वहाँ वहाँ मैं क्या करता हूँ, मैं वहाँ वहाँ अपडेट लिख देता हूँ। ठीक है, इस फॉर्म की हेडिंग में यहाँ पे क्रिएट लिखा है ना, यहाँ पे मैं कहता हूँ अपडेट डेटा। ठीक है, और नीचे आ जाओ, यहाँ पे हमारे पास देखो वैल्यू के अंदर सबमिट लिखा है ना, ठीक है, यहाँ पे मैं अब वैल्यू के अंदर लिख देता हूँ अपडेट। ठीक हो गया, क्योंकि अब अपडेट फॉर्म है। ठीक है, तो भाई देखो अब मुझे क्या करना है, मैं कह रहा हूं कि भाई जब मैं एडिट के बटन पे क्लिक करूंगा ना तो ये वाला जो हमारा पेज है ये डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, देखो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे रूट बनाता हूं। ठीक है, देखो ये हमने 2 रूट्स बनाए हुए हैं ना, अब यहाँ पे मैं एक और रूट बनाऊंगा। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे मैं कहता हूँ /edit। ठीक है, और मैं कहता हूँ जैसे ही ये वाला रूट टाइप होगा हमारे URL पे तो
कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे आपने कॉल करना है, ये वाला कंपोनेंट जो कि मैंने अभी बनाया है जिसका नाम क्या है, एडिट। ठीक है, तो देखो एडिट कंपोनेंट आ रहा है, यहाँ पे आके आपने इसको ऐड करना है। और देखो जैसे ही आप इसको ऐड करोगे तो टॉप पे ना इसका इंपोर्ट भी लाजमी ऐड हो जाएगा, देख रहे हो। अगर ये इंपोर्ट ऐड ना हो तो आपने लाजमी इस इंपोर्ट को यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूँ जैसे ही इस यूआरएल पे जाओगे तो वो कहाँ लेके जाएगा, आपको एडिट वाले कंपोनेंट में लेके जाएगा। ठीक है, तो देखो अब आते हैं यहाँ पे रीड पे, जहाँ पे हम अपना सारा डेटा फेच कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और यहाँ पे देखो ये आपको एडिट का बटन नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, देखो ये जो एडिट का बटन है इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ, यहाँ से कट करता हूँ और इसके अंदर रिएक्ट राउटर का जो हमारे पास एक लिंक कंपोनेंट होता है उसको मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। ठीक है, जैसे ही देखो मैंने यहाँ पे लिंक सिलेक्ट करके एंटर किया तो देखो लिंक का जो इंपोर्ट है वो भी टॉप पे यहाँ पे ऐड करना लाजमी है, देख रहे हो। अब नीचे आ जाओ, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे मैंने ये लिंक लगाया है, ठीक है नीचे आ जाओ। ठीक है, ये देखो जहाँ पे लिंक लगाया, अब इसी के अंदर मैं क्या करता हूँ, ये बटन यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। कौन सा बटन, एडिट बटन। मतलब देखो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई जैसे ही इस एडिट बटन के ऊपर क्लिक होगा, ठीक है, तो हमें कहाँ पे नेविगेट कर लो, यहाँ पे देखो लिंक के अंदर मैं टू प्रॉप का यूज करता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ एडिट। क्या पास कर देता हूँ, यहाँ पे एडिट। मतलब जैसे ही इस एडिट बटन पे क्लिक होगा तो वो किस रूट पे ले जाएगा, हमें इस एडिट पे। और मैंने आपको बताया था जैसे ही आप एडिट पे जाओगे तो कौन सा कंपोनेंट कॉल हो जाएगा, एडिट वाला। तो अब इसको सेव करते हैं और इसको चेक करते हैं कि यहाँ पे ये सही काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ नीचे देखो हमारे पास एक एरर दे रहा है, लिंक इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, लिंक कहाँ पे डिफाइंड नहीं है हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो एडिट वाला पेज है इस पे चलते हैं। ठीक है, एडिट वाले पेज के अंदर हमने लिंक को इंपोर्ट नहीं किया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो एडिट के अंदर यहाँ पे देखो ये लिंक आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये जो लिंक है ये यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हुआ हुआ। ठीक है, तो इसको इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, और इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं रीड में और यहीं से वो जो इंपोर्ट वाली लाइन है इसको मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, देखो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और एडिट में जाके यहाँ पे मैं टॉप पे इस तरह से पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे आप पेस्ट करोगे तो ये जो लिंक का एरर आ रहा था ये अब यहाँ से चला जाएगा। ठीक हो गया, तो अब आ जाओ अपने ब्राउजर पे। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं इसको एक दफा से रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, और रिफ्रेश करने के बाद अब देखो फॉर एग्जाम्पल ये अली की रो आपको नजर आ रही है, इसके आगे मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही एडिट पे क्लिक करूंगा तो ये देखो, ठीक है, अब ये एडिट वाला रूट है, देख रहे हो आपको यूआरएल में नजर आ रहा होगा। और ये देखो ये जो फॉर्म नजर आ रहा है, अब ये अपडेट डेटा करने के लिए ये फॉर्म हमने बनाया है। लेकिन भाई देखो अब मुझे क्या करना है, देखो एडिट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म तो आ रहा है लेकिन इस फॉर्म के अंदर डेटा नहीं आ रहा। मतलब यहाँ पे देखो अगर मैं पीछे जाऊं दोबारा और यहाँ पे देखो अगर मैं अली का डेटा अपडेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करूंगा ना तो ये वाला जो अली का डेटा है ना ये इस अपडेट फॉर्म के अंदर जितनी भी फील्ड्स हैं इसके अंदर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये काम हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे देखो भाई देखो जैसे ही मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूंगा ना, अब चाहे मैं अली के आगे एडिट पे क्लिक करूं, आदिल के आगे करूं या कुमार के आगे एडिट पे क्लिक करूं, तो होना क्या चाहिए, सपोज करो कि अगर मैं कुमार के आगे एडिट पे क्लिक करता हूं तो ये जो कुमार का पूरा डेटा है ना ये हमारे ब्राउजर की लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर होना चाहिए। ठीक है, मतलब हमारे पास एक लोकल स्टोरेज का कॉन्सेप्ट होता है रिएक्ट के अंदर, रिएक्ट के अंदर भी होता है, वेब के अंदर भी होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ कि जिस बटन के आगे मैं एडिट पे क्लिक करूंगा उसका ये जितना भी डेटा है उसको मुझे लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करवाना है। और फिर जब ये डेटा लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर हो जाएगा उसके बाद लोकल स्टोरेज से डेटा गेट करके अपने इस फॉर्म के अंदर मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो जब डिस्प्ले हो जाएगा उसके बाद जब मैं उस डेटा को अपडेट करूंगा और अपडेट करके सबमिट करूंगा तो क्या होगा, हमारा डेटा हमारी एपीआई के अंदर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये देखो ये जो एडिट बटन है, ठीक है, ये कहाँ पे है, हमारे रीड पेज में। ठीक है, तो रीड पेज में आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे जो एडिट बटन बनाया है अब इसके ऊपर मैं एक इवेंट भी लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो आपको एडिट बटन नजर आ रहा है, ठीक है, अभी मैंने इसको लिंक कंपोनेंट के अंदर रैप किया हुआ है। तो अब ये जो बटन है ना इसके अंदर अब मैं क्या करूंगा, एक इवेंट लगाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑन क्लिक लगाता हूँ। ठीक है, और ऑन क्लिक पे मैं यहाँ पे कहता हूँ सेट डेटा। ठीक है, पहले इसको मैं एरो फंक्शन में यहाँ पे इस तरह से कॉल करता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ सेट डेटा टू स्टोरेज। ठीक है, ये कौन सी स्टोरेज होगी, हमारी लोकल स्टोरेज होगी। ठीक है, और भाई देखो ये वाला जब भी फंक्शन कॉल होगा ऑन क्लिक के ऊपर तो इस फंक्शन को मैं कुछ डेटा भी पास करूंगा एज अ पैरामीटर। और वो डेटा कौन सा होगा, वो डेटा होगा आपका आईडी हो गया, नेम हो गया, एज हो गया और ईमेल हो गया। ठीक है, तो देखो ये जो हमारे पास फंक्शन कॉल हो रहा है सेट डेटा टू स्टोरेज, तो इसके अंदर मैं डेटा कैसे पास करूंगा, यहाँ पे देखो ये आपको आइटम डॉट आई डी, आइटम डॉट नेम, आइटम डॉट एज, आइटम डॉट ईमेल नजर आ रहा है। अब यही डेटा मैं कहाँ पे पास करूंगा, यही डेटा मैं इसके पैरामीटर्स के अंदर पास करूंगा। ठीक है, किस तरह से पास करूंगा, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं कहता हूँ आइटम डॉट आई डी। ठीक है, आइटम डॉट आई डी आ गया, कॉमा लगाते हैं और उसके बाद है आइटम डॉट ई नेम। ठीक है, आइटम डॉट ई नेम आ गया हमारे पास और उसके बाद
थर्ड चीज़ है हमारे पास आइटम डॉट एज, और उसके लिए हमारे पास ई एज मतलब एम्प्लॉय एज, ठीक है। और फिर उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ गया ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ आइटम डॉट ई ईमेल, ठीक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मतलब मैं कह रहा हूँ अब जब भी एडिट के बटन पे क्लिक होगा तो क्या होगा, ये वाला हमारे पास फंक्शन चलेगा, कौन सा, सेट डेटा टू स्टोरेज, और इसके अंदर ये मैंने 4 पैरामीटर्स पास कर लिए, ठीक है। और ये वही डेटा है जो हमें रीड पेज के अंदर रोज में डिस्प्ले हो रहा है। तो भाई देखो, अभी ये फंक्शन मैंने बनाया नहीं है, अब मैं ये वाला फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। तो इसका नाम हम कॉपी करते हैं और हम टॉप पे चलते हैं, ठीक है। ये फंक्शन अभी हमें क्रिएट करना है, ठीक है। तो टॉप पे आ जाओ, यहाँ पे ये जो हैंडल डिलीट आपको नजर आ रहा है, इसी के नीचे यहाँ पे मैं इसको एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम है सेट डेटा टू स्टोरेज, ठीक है। ये फंक्शन आ गया, और अब इसके अंदर मुझे 4 पैरामीटर्स बनाने हैं। कौन कौन से, पहला होगा आईडी, फिर होगा नेम, ठीक है, फिर होगा एज, और फिर सबसे लास्ट में होगा ईमेल। तो मतलब जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो उस रो का जितना भी डेटा है वो इस फंक्शन के इस पैरामीटर के अंदर स्टोर हो जाएगा। और अब इन पैरामीटर्स को मुझे अपनी लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करना है, तो वो काम मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, देखो लोकल स्टोरेज, ठीक है, लोकल स्टोरेज, और इसके अंदर इसका यहाँ पे मैं एक मेथड यूज करूंगा सेट आइटम, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखना, अपनी लोकल स्टोरेज में जो भी आप डेटा स्टोर करते हो वो की वैल्यू की फॉर्म में स्टोर करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे की बना लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ आईडी, ठीक है, और इस की के ऊपर मैं ये पैरामीटर स्टोर करवा लेता हूँ आईडी वाला, और फिर सेम इसी तरह इसी को मैं कॉपी करता हूँ। दूसरा मैं यहाँ पे की बनाता हूँ नेम, और इसके अंदर ये जो पैरामीटर है नेम वाला उसको मैं इस की के ऊपर स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। फिर आ जाओ एज है, फिर यहाँ पे मैं एज की बनाता हूँ और इसके अंदर एज का ही जो पैरामीटर है वो स्टोर कर देता हूँ, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लास्ट बनाता हूँ ईमेल, ठीक है। तो सबसे लास्ट में यहाँ पे आ गया हमारे पास ईमेल, ठीक हो गया। मतलब समझना यहाँ पे हो क्या रहा है, मतलब देखो जब मैं एडिट के बटन पे क्लिक करूंगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो जैसे ही मैं एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये नेविगेट हो जाएगा कहाँ पे, एडिट वाले रूट पे, और ये वाला फंक्शन भी कॉल होगा, कौन सा, सेट डेटा टू स्टोरेज। और जब ये फंक्शन कॉल होगा तो उस रो का जितना भी डेटा है, ठीक है, उस रो का मतलब जिस तरह यहाँ पे देखो आईडी हो गया, ठीक है, नेम हो गया, एज हो गया, ईमेल हो गया, ये सारा डेटा पास हो जाएगा इस फंक्शन को, कौन सा फंक्शन, सेट डेटा टू स्टोरेज। तो अगर ऊपर आओ, ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी डेटा आ रहा है उनको इन पैरामीटर्स के अंदर एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद जो हमारी लोकल स्टोरेज होगी उसके अंदर ये सारा डेटा यहाँ पे की वैल्यू पेयर की फॉर्म में इंसर्ट करवा देगा, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि हमारी लोकल स्टोरेज में डेटा किस तरह से स्टोर होता है, ठीक है। तो ब्राउजर पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। देखो इसको मैं एक दफा यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है, और रिफ्रेश करने के बाद आपने यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करना है, ठीक है, इंस्पेक्ट करना है, और इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाओ, आप आ जाओ, ये देखो आपको एप्लीकेशन यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, एप्लीकेशन का एक टैब आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आप इसको ओपन कर लो, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे देखो आपको ये लोकल स्टोरेज नजर आ रहा होगा, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे देखो आपको लोकल होस्ट 3000 नजर आ रहा होगा। तो अब देखो यहाँ पे ये अली का डेटा है ना, मैं अली के आगे एडिट पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही अली के आगे एडिट पे क्लिक करूंगा तो अब आप यहाँ नीचे आओ, ये देखो लोकल स्टोरेज है, इसके अंदर लोकल होस्ट 3000 आपको नजर आ रहा है, आप इसको ओपन करो, और यहाँ पे देखो, ये देखो मैं आपको इसको दिखा देता हूँ, इस तरह से देखो नजर आ रहा है, की और वैल्यू आपको हेडिंग नजर आ रही है, और यहाँ पे देखो ईमेल अली की है, एज भी अली की है, नेम और आईडी भी अली का है। मतलब ये है आपके पास बेसिकली लोकल स्टोरेज। और लोकल स्टोरेज के अंदर मैंने क्या किया, जैसे ही एडिट पे क्लिक करोगे तो उस रो का जितना भी डेटा है वो इस लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो देखो अब इसी लोकल स्टोरेज से मुझे यहाँ पे क्या करना है, डेटा गेट करना है, और डेटा गेट करने के बाद अपने इस अपडेट फॉर्म में डिस्प्ले करवाना है। तो भाई देखो अगर मैं कोई दूसरा डेटा सिलेक्ट करता हूं, यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल मैं कुमार के आगे एडिट पे क्लिक करता हूं, तो यहाँ पे अब आप देखो आपको कुमार का डेटा नजर आ रहा है, मतलब जिस एडिट पे क्लिक करोगे उसी का डेटा हमारे पास हमारी लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर होगा। तो अब यहीं से डेटा मुझे गेट करना है और अपने अपडेट फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाओ, ये जो हमारा एडिट वाला पेज है इसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। और अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, देखो इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं स्टेट बनाता हूँ, ठीक है। मैं 4 स्टेट यहाँ पे बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास 4 फील्ड्स हैं। अपडेट फॉर्म के अंदर तो 3 फील्ड्स हैं, कौन सी, नेम, एज और ईमेल, लेकिन हमारे पास एक आईडी फील्ड भी है, उसको भी हमें गेट करना है, क्योंकि आपको पता है जब भी आप अपडेट करवाते हो तो किसी आईडी के थ्रू अपडेट करवाते हो। तो देखो यहाँ पे मैं स्टेट बना लेता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ यूज स्टेट स्निपेट, यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैं इसको कहता हूँ आईडी, ठीक है, इस स्टेट का नाम रखा आईडी, और यहाँ पे इसके फंक्शन का नाम रखा सेट आईडी, ठीक है। और इसके अंदर मैं इनिशियल वैल्यू यहाँ पे पास कर देता हूँ 0, ठीक है। और देखो अभी यूज स्टेट को हमने इंपोर्ट नहीं किया, तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से क्या करता हूँ, देखो इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये देखो ये रिएक्ट में टॉप पे इंपोर्ट हो चुका है, हमारे रिएक्ट मॉड्यूल में से ये यूज स्टेट आ चुका है। तो अब इसी तरह मुझे 3 और स्टेट बनानी है, ये तो आईडी के लिए हो गया,
फिर मुझे बनानी है नेम के लिए, ठीक है, तो इसके अंदर मैं एम्प्टी पास करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, सेट नेम। ठीक हो गया, ठीक है। तो अब इसको कॉपी करते हैं और अब मुझे बनाना है किसके लिए, अब मुझे बनाना है एज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एज पास कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, सेट एज, ठीक है। और उसके बाद हमें तीसरा बनाना है यहाँ पे किसके लिए, ईमेल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ ईमेल और यहाँ पे इसके फंक्शन का नाम रख देंगे सेट ईमेल। ठीक हो गया। तो भाई देखो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब वो जो लोकल स्टोरेज के अंदर जो मैंने डेटा स्टोर किया था ना, वो मुझे गेट करके अपने इस एडिट अपडेट वाले फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो भाई उसके लिए यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ यूज इफेक्ट, ठीक है। यूज इफेक्ट यहाँ पे यूज करता हूँ, ठीक है। यूज इफेक्ट का स्निपेट यूज कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो इसके अंदर जितना भी डेटा आया है एक्स्ट्रा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। देखो ये सारा मैंने हटा दिया और देखो इस यूज इफेक्ट को भी इंपोर्ट करना है, तो यहाँ से मैं टी हटाता हूँ और टी में यहाँ पे दोबारा लगाता हूँ, ठीक है। एंटर करता हूँ तो टॉप पे देखो इसका इंपोर्ट भी यहाँ पे ऐड हो चुका है, देख रहे हो। तो भाई देखो यूज इफेक्ट कब चलेगा, मतलब जैसे ही मैं अपने एडिट वाले कंपोनेंट में आऊंगा तो ये यूज इफेक्ट वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा और इसके अंदर जो भी डेटा होगा वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है ना, जो कि इस बात की इंडिकेशन है कि जैसे ही एडिट पेज के ऊपर आया जाएगा तो एक दफा ये यूज इफेक्ट लाजमी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे देखो अभी जो लोकल स्टोरेज है, अब मुझे इसमें से डेटा गेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले मैं सेट आइटम वाला मेथड यूज कर रहा था, अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा गेट आइटम। और जो मैंने कीज का नाम रखा था ना, यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो ये जो मैंने कीज का नाम रखा था, आईडी हो गया, नेम हो गया, एज हो गया, सिंगल कोट में, अब इसी के थ्रू मैं यहाँ पे डेटा गेट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं पास करता हूँ आईडी। तो भाई देखो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि आईडी की जो भी लोकल स्टोरेज में डेटा है उसको आप यहाँ से गेट करो और गेट करने के बाद आप क्या करो, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो मैंने स्टेट का फंक्शन बनाया ना सेट आईडी, मैं इसको कॉल करता हूँ और इसके अंदर मैं ये पास कर देता हूँ, देख रहे हो। मतलब मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ कि लोकल स्टोरेज से मैं आईडी का जो भी डेटा गेट करवा रहा हूँ उसको मैं सेट कहाँ करवा रहा हूँ, उसको मैं सेट करवा रहा हूँ अपनी इस स्टेट के अंदर जिसका मैंने नाम क्या रखा था आईडी, ठीक है। तो अब सबके लिए इसी तरह से मैं काम कर लूंगा। देखो इसी लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं अब कहता हूँ नेम। नेम का मुझे यहाँ पे लोकल स्टोरेज से डेटा गेट करना है और इसको सेट कहाँ करवाना है, अपनी नेम की स्टेट के अंदर, ठीक है। फिर नीचे आ जाओ, फिर यहाँ पे तीसरा है एज, ठीक है। तो यहाँ पे एज पास करते हैं और यहाँ पे मैं फंक्शन यूज करूंगा स्टेट का, कौन सा, सेट एज, ठीक हो गया। फिर आ जाओ सबसे लास्ट में हमारे पास है ईमेल वाला, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी की क्या थी, ईमेल थी, और यहाँ पे आके उसका जो फंक्शन है वो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ सेट ईमेल, ठीक है। तो अब कॉन्सेप्ट समझना होगा क्या, जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करके एडिट वाले पेज पे आऊंगा तो ये यूज इफेक्ट वाला फंक्शन चलेगा और ये क्या करेगा, जो भी लोकल स्टोरेज के अंदर हमारे पास कीज वैल्यूज हैं उनको उसकी कीज से गेट करेगा और हमारी स्टेट के अंदर क्या कर देगा, स्टोर करवा देगा। और अब देखो अब इन्हीं स्टेट को मैं यहाँ पे गेट करूंगा कहाँ पे, अपने टेक्स्ट बॉक्सेस के ऊपर। किस तरह से, यहाँ पे देखो ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है नेम वाला, ठीक है, इसके अंदर मैं वैल्यू का एट्रीब्यूट ओपन करता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे नेम वाला जो हमारा स्टेट है वो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। और भाई इसके साथ साथ यहाँ पे मुझे ऑन चेंज भी अप्लाई करना है, मतलब अगर मैं अपने इस टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर डेटा चेंज करता हूं, अपडेट करता हूं, तो वो भी इसी नेम की स्टेट के अंदर स्टोर होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे देखो मैं ऑन चेंज इवेंट यहाँ पे लगाता हूं, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे एरो फंक्शन पास कर देता हूं और इसके अंदर ई वाला पैरामीटर आ जाएगा। मतलब उसी तरह से हम कर रहे हैं जिस तरह से हमने क्रिएट के अंदर किया था, क्रिएट वाले फॉर्म के अंदर किया था। तो यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ सेट नेम, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या पास करूंगा, वही ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू मतलब जो भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डेटा है वो कहाँ पे अपडेट कर दो, वो हमारी नेम की स्टेट के अंदर अपडेट कर दो, ठीक हो गया। तो अब देखो अब यही लाइन, ये पूरी की पूरी लाइन मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ वैल्यू तक, ठीक है। और इसको अब मैं ले जाता हूँ एज के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं इसको पास करता हूँ और अब मैं कहता हूँ एज के अंदर जो स्टेट आएगी उसका नाम क्या रखा है, एज, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि एज के अंदर जो भी आप डेटा दोगे उसको सेट करना है कहाँ पे, एज के अंदर। फिर नीचे आ जाओ, ईमेल है, ठीक है। तो ईमेल के अंदर यहाँ पे मैं वही लाइन कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ सेट ईमेल, ठीक है। सेट ईमेल आ गया और उसके बाद इसकी वैल्यू के अंदर जो हम डेटा डिस्प्ले करवाएंगे वो होगा ईमेल, ठीक हो गया। तो समझ में आया यहाँ पे मैंने क्या काम किया, मतलब देखो यूज इफेक्ट के अंदर मैंने अपने लोकल स्टोरेज से डेटा गेट किया और उसको सेट करवा दिया अपनी इन स्टेट्स के अंदर, ठीक है। और इन स्टेट को मैंने कहाँ पे कॉल करवा लिया, इन स्टेट्स को मैंने कॉल करवा लिया अपने टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर, वैल्यूज के अंदर। और साथ साथ ऑन चेंज भी लगाना जरूरी है ताकि जो भी डेटा आप अपडेट करोगे वो इस स्टेट के अंदर स्टोर होना चाहिए। कौन सी स्टेट के अंदर, ये जो मैंने चारों स्टेट बनाई ना ऊपर, इसके अंदर डेटा स्टोर होना चाहिए, ये वाला, ठीक हो गया।
ठीक है, तो अब अगर मैं इसका रिजल्ट आपको दिखाऊं ब्राउजर पे, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, पीछे चलते हैं, एक दफा मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब देखो आपको सेकंड नंबर पे आदिल का डेटा नजर आ रहा है। मैं आदिल के आगे एडिट पे क्लिक करता हूँ, तो देखो जैसे ही आदिल पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो, जैसे ही आदिल के आगे एडिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो, देखो आदिल का डेटा हमारे अपडेट फॉर्म में आ रहा है। और नीचे देखो लोकल स्टोरेज में कौन सा डेटा स्टोर हो रहा है, आदिल वाला डेटा स्टोर हो रहा है। ठीक हो गया, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब देखो मैं कह रहा हूं कि भाई जैसे ही मैं इसके अंदर डेटा अपडेट करता हूं, ठीक है, जैसे डेटा अपडेट करने के बाद अपडेट पे क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए, ये वाला डेटा उस रो के ऊपर, उस आईडी के ऊपर क्या हो जाना चाहिए, हमारी एपीआई के अंदर अपडेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो ये हमारे पास ये जो अपडेट वाला फॉर्म है, तो जब अपडेट पे क्लिक करूंगा तो इसके ऑन सबमिट के ऊपर एक इवेंट फायर होना चाहिए। तो वो वाला इवेंट मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, ये देखो एडिट के अंदर आ जाओ और ये जो हमारा फॉर्म है, ठीक है, नीचे आ जाओ, ये देखो आपको हमारा ये फॉर्म नजर आ रहा होगा। अब इसके ऑन सबमिट के ऊपर, ठीक है, इसके ऑन सबमिट के ऊपर मैं एक फंक्शन यहाँ पे कॉल करता हूँ जिसका क्या नाम है, हैंडल अपडेट। ठीक हो गया, अब ये हैंडल अपडेट वाला फंक्शन अभी हमने बनाया नहीं है, इसको हम बना लेते हैं। ठीक है, तो टॉप पे आ जाओ। ठीक है, देखो यूज इफेक्ट के बाद यहाँ पे देखो मैं ये एक फंक्शन बना लेता हूँ और ये एक एरो फंक्शन होगा। ठीक है, सही है, ये एरो फंक्शन आ गया यहाँ पे और ये आ गया एरो और ये आ गई इसकी बॉडी। ठीक है, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ सबमिट इवेंट को हैंडल करने के लिए, ये मैंने ऑब्जेक्ट पास कर दिया ई। और अब मैं कह रहा हूँ जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक होगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ठीक है, ताकि जो उसका डिफॉल्ट बिहेवियर होता है रीलोडिंग वाला, वो चीज़ यहाँ पे रुक जाए। ठीक हो गया, तो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट यहाँ पे लगा दिया। और उसके बाद अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे मैं एक्सियोस कॉल करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सियोस लिख के जैसे ही आप एंटर करोगे तो ये जो एक्सियोस का इंपोर्ट है यहाँ पे देखो ये भी टॉप पे ऐड हो जाएगा। और देखो अब मैं यहाँ पे अपडेट करने की बात कर रहा हूँ ना, तो अपडेट करने के लिए हम यहाँ पे पुट रिक्वेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे अब अपनी एपीआई पास करूंगा। क्या पास करूंगा, अपनी एपीआई पास करूंगा। तो एपीआई हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, रीड में से यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, देखो बल्कि देखो ये जो हैंडल डिलीट है ना, इसका ये जो पूरा का पूरा है यहाँ पे, ठीक है, बैक टिक्स के साथ ये पूरा का पूरा यहाँ से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और मैं ले आता हूँ यहाँ पे एडिट के अंदर। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब मैं सिंगल कोट हटा रहा हूँ। ठीक है, सिंगल कोट हटा रहा हूँ और सिंगल कोट की जगह यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, बैक टिक्स। ठीक है, और बैक टिक्स के अंदर ये पूरा का पूरा कोड यहाँ पे क्या होगा, पेस्ट होगा। तो भाई देखो मैंने आपको बताया था ना, चाहे डिलीट हो या अपडेट हो, दोनों के केस में हम आईडी के थ्रू काम करते हैं। मतलब आईडी के थ्रू ही अपडेट करते हैं और आईडी के थ्रू ही हम डिलीट करते हैं। तो भाई देखो ये जो आईडी है, ठीक है, ये जो मैंने एपीआई के अंदर आईडी पास की है, ये आईडी बेसिकली आ कहां से रही है, देखो ये आईडी आ रही है हमारी इस स्टेट में से। ठीक है, और देखो इस स्टेट के अंदर कौन सा डेटा स्टोर हुआ हुआ है, जो हमने अपनी लोकल स्टोरेज से गेट किया था, क्योंकि लोकल स्टोरेज में वही डेटा स्टोर हो रहा है जो हम अपडेट करना चाह रहे हैं, एडिट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आईडी मैं अपडेट करवाना चाह रहा हूं वो यहाँ पे देखो मैंने इस तरह से अपनी एपीआई के साथ कॉन्कैटिनेट कर दी। और इस आईडी के अंदर जो अपडेटेड डेटा है वो किस तरह से पास करूंगा, यहाँ पे देखो ये जो बैक टिक्स है, इसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पे डबल कर्ली ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे मैं एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, और अब देखो अब मुझे इसके अंदर डेटा स्टोर करवाना है। ठीक है, तो अब जो हमारी कीज है हमारी एपीआई के अंदर, उनका नाम हमने क्या रखा था, देखो उनका नाम हमने यहाँ पे रखा था जिस तरह से ई नेम है। ठीक है, ई नेम के ऊपर मैं डेटा कहाँ से स्टोर करवा दूंगा, अपने नेम के ऊपर। मतलब जो नेम की स्टेट बनाई थी वो मैं अपनी ई नेम के प्रॉपर्टी के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ, जो हमारी एपीआई के अंदर मौजूद है। फिर सेम इसी तरह यहाँ पे ई एज है। ठीक है, ई एज के अंदर डेटा कहाँ से आएगा, एज वाली स्टेट से आएगा। और फिर यहाँ पे देखो ई ईमेल है और इसके अंदर डेटा कहाँ से आएगा, इसके अंदर डेटा आएगा हमारे ये जो ईमेल वाली स्टेट बनाई है यहाँ से। ठीक है, तो देखो ये जो ई नेम है और ई एज है, यहाँ पे मैं इस तरह से क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको अपनी ये एपीआई दिखाऊं, ठीक है, देखो मैं इस एपीआई को यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसका रिजल्ट आपको एक दफा मैं ब्राउजर पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, इसको पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारी एपीआई के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं उनका नाम क्या है, देखो ई नेम हो गया, ई एज हो गया, ई ईमेल हो गया। तो तभी यहाँ पे देखो मैं जो अपडेटेड डेटा है, अपडेटेड डेटा कहाँ पे आ रहा है, हमारे इन स्टेट के अंदर आ रहा है, नेम एज और ईमेल के अंदर। तो उसको मैं स्टोर करवा रहा हूँ इन प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक है, ताकि जो भी अपडेटेड डेटा है वो हमारी इस एपीआई के अंदर यहाँ पे अपडेट हो जाए। ठीक हो गया, और यहाँ पे देखो मैं रिक्वेस्ट कौन सी यूज कर रहा हूँ, पुट रिक्वेस्ट यूज कर रहा हूँ। तो मतलब जब मैं अपने अपडेट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, मतलब फॉर्म के अंदर जो भी डेटा है उसको अपडेट करने के बाद अपने अपडेट बटन पे क्लिक करूंगा तो ये वाला इवेंट चलेगा। और ये वाला इवेंट क्या करेगा, एक्सियोस की पुट रिक्वेस्ट, मतलब अपडेट के लिए जो रिक्वेस्ट होती है उसको जनरेट करेगा और इस एपीआई को यहाँ पे हमारी इस आईडी के साथ एग्जीक्यूट करेगा और जो भी अपडेटेड डेटा है वो उसको यहाँ पे सेट कर देगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो जब हमने ये वाला सारा काम कर लिया, मतलब जब हमारा डेटा अपडेट हो गया, तो उसके बाद यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे अब
देन यूज करता हूं, क्योंकि आपको पता है एक्सियोस हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करता है और उस प्रॉमिस को मैं यहाँ पे गेट कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे मैं एक एरो फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आ गई इसकी बॉडी। और मैं कह रहा हूँ जैसे ही ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है, मतलब जैसे ही हमारा डेटा अपडेट हो जाता है, तो कहाँ पे नेविगेट कर दो, नेविगेट कर दो इसको रीड पेज के ऊपर, ठीक है। तो रीड पेज के ऊपर यहाँ पे मुझे वो यूज नेविगेट यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे देखो मैं रीड पे आता हूँ, यहाँ पे जो हमने यूज नेविगेट बनाया था उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नहीं है बल्कि मैं आ जाता हूँ अपने क्रिएट के ऊपर, ठीक है। क्रिएट के पेज पे चलते हैं और ये देखो ये जो आपको नजर आ रहा है यूज नेविगेट वाला हुक, उसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको ले आता हूँ अपने एडिट के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं पहले टॉप पे अपनी स्टेट के बाद इस तरह से पेस्ट करता हूँ और अब इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। कहाँ पे यूज करूंगा, यहाँ पे देन में। मतलब मैं कह रहा हूँ जैसे हमारा डेटा अपडेट हो जाएगा तो ये नेविगेट क्या करेगा, हमें कौन से रूट पे ले जाएगा, हमें ले जाएगा हमारे इस रूट के ऊपर जो कि है फॉरवर्ड स्लैश। और मैंने क्या बताया था, यहाँ पे देखो अगर फॉरवर्ड स्लैश वाला यूआरएल यहाँ पे टाइप होगा तो हमें कहाँ पे ले जाएगा, रीड कंपोनेंट के ऊपर, रीड पेज के ऊपर ले जाएगा, ठीक है। सही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये वाला डेटा आपको अपडेट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ। अच्छा यहाँ पे देखो एक एरर आ रहा है कि यूज नेविगेट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, बिल्कुल सही है। मतलब ये जो मैंने यूज नेविगेट यहाँ पे यूज किया है अपने एडिट के अंदर, ठीक है, इसको मुझे इंपोर्ट भी करना है, ठीक है। तो इंपोर्ट करने के लिए सिंपल आप क्या करो, यहाँ से ई हटाओ, ई दोबारा लगाओ और यहाँ पे आके एंटर कर दो। तो जैसे एंटर करोगे तो ये देखो रिएक्ट राउटर डॉम में से अब यूज नेविगेट भी इंपोर्ट हो गया और लिंक भी इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको सेव करते हैं और अब चलते हैं अपने ब्राउजर पे और इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये डेटा आपको नजर आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं कुमार का डेटा यहाँ पे सबसे पहले अपडेट करता हूँ, ठीक है। तो देखो जैसे एडिट पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो लोकल स्टोरेज में कुमार का डेटा आ रहा है और हमारे फॉर्म में गेट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कुमार, बल्कि मैं इसको कर देता हूँ अक्षय कुमार, ठीक है, अक्षय कुमार। और एज मुझे नहीं पता अक्षय पाजी की, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 45 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल कुमार हटा के akshay123@gmail.com, ठीक है। तो अब देखो जैसे ही मैं अपडेट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखो ये हमें रिडायरेक्ट करके कहाँ पे ले आया, ये हमें ले आया रीड पेज पे। और यहाँ पे देखो कुमार की जगह क्या हो गया, अक्षय कुमार, एज भी चेंज हो गई और देखो ईमेल भी चेंज हो गई। मतलब बिल्कुल सक्सेसफुल तरीके से अब हमने यहाँ पे अपडेट फंक्शनैलिटी भी इंप्लीमेंट कर ली है। अच्छा एक और चीज भी मैंने आपको बताई थी भाई, यहाँ पे देखो अभी तक हमने जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं उन सब के अंदर हमने सिर्फ यहाँ पे देन दिया है, ठीक है, देख रहे हो सिर्फ देन दिया है। लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे देन के बाद कैच भी दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि देखो अक्सर ऐसा हो सकता है कि भाई इस एपीआई के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, कोई इशू आ जाए, तो उसके केस में आपने क्या करना है, उसके केस में यहाँ पे जहां जहां आपने देन दिया है देन के बाद आप कैच भी दो। क्योंकि भाई मैंने आपको बताया था ना प्रॉमिस या तो रिजॉल्व होता है या रिजेक्ट होता है। रिजॉल्व के केस में हम देन यूज करते हैं और रिजेक्ट के केस में हम कैच वाला फंक्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं कैच भी लगा देता हूँ, ठीक है, कैच भी लगा देता हूँ और इसके अंदर भी हमें एक एरो फंक्शन पास करना है, ठीक है, एरो फंक्शन पास करना है। और यहाँ पे आ गई इसकी बॉडी और जो भी एरर है उसको हम यहाँ पे कैच के अंदर इस तरह से यहाँ पे गेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ERR नाम से क्या करता हूँ, एक पैरामीटर बना लेता हूँ। मतलब जो भी इस एपीआई के अंदर एरर आएगा जब ये रिजेक्ट हो जाएगी तो उसका जो भी एरर है वो यहाँ पे आके स्टोर होगा और इसको आप यहाँ पे console.log के अंदर इस तरह से यहाँ पे पास कर सकते हो, ठीक है। मतलब अभी तो हमारे यहाँ पे कोई इशू नहीं है ना, अभी यहाँ पे देखो इस पुट रिक्वेस्ट के अंदर कोई इशू नहीं है तो यहाँ पे देन का मेथड एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर कोई एरर आ जाता है इन फ्यूचर तब हमारे पास ये कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो आपने क्या करना है, ये जो कैच ब्लॉक है ना ये हर जगह लगाना है, ये हर उस जगह पे लगाना है जहां पे आप यहाँ पे देन यूज कर रहे हो या ये एक्सियोस रिक्वेस्ट यूज कर रहे हो। जिस तरह क्रिएट में आ जाओ, यहाँ पे भी हम यूज कर रहे हैं ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम देन यूज कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, देखो यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। और जहाँ पे हम रीड कर रहे हैं, ठीक है, तो रीड करने के बाद यहाँ पे देखो ये भी देन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं कैच लगा देता हूँ, ठीक है। तो मतलब जहां जहां आप यहाँ पे प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, मतलब एक्सियोस का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, वहां आप क्या करो, ये कैच लगा दो। जिस तरह यहाँ पे देखो हम डिलीट का काम कर रहे हैं ना, यहाँ पे भी आप क्या कर दो, कैच लगा दो। मतलब समझ लो यहाँ पे साथ साथ हम एरर हैंडलिंग भी कर रहे हैं, इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। सही है। तो अब इसको सेव करते हैं और अब एक फाइनल राउंड अप ले लेते हैं, ठीक है, मतलब कंप्लीट सारी फंक्शनैलिटीज को एक दफा हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्रिएट न्यू डेटा के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं एक नया डेटा इंसर्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सोनम, ठीक है, सोनम की एज यहाँ पे कह देते हैं 24, ईमेल में यहाँ पे डाल देता हूँ sonam2233@gmail.com, ठीक है। और यहाँ पे देखो जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो रीड पेज पे आ गया और देखो सोनम का डेटा आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। और अगर मैं इसका डेटा अपडेट करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ एडिट, एडिट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ
इसकी ईमेल चेंज कर देता हूँ सोनम कुमारी, ठीक है। सोनम कुमारी यहाँ पे कर दिया और देखो यहाँ पे नेम के अंदर भी मैं पूरा लिख देता हूँ सोनम कुमारी और यहाँ पे मैं कह देता हूँ 26, ठीक है। और देखो जैसे ही मैं अपडेट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो सोनम कुमारी का डेटा यहाँ पे अपडेट हो गया, ठीक है। मतलब क्रिएट हो गया, रीड भी हो रहा है और अपडेट भी हो गया। अब अगर मैं डिलीट करके दिखाऊं, देखो जैसे आप डिलीट पे क्लिक करोगे कंफर्मेशन आएगी, कैंसिल करोगे तो डेटा डिलीट नहीं होगा, लेकिन अगर आप ओके करोगे तो डेटा इसका यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। देख रहे हो, मतलब बिल्कुल सक्सेसफुल तरीके से हमने यहाँ पे अपनी कंप्लीट क्रड एप्लीकेशन क्रिएट कर ली है रिएक्ट जेएस के अंदर। तो भाई यहाँ पे अब हमारी क्रड एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर इस लेक्चर के अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। इसका जो कंप्लीट सोर्स कोड है वो आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट में से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।